अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? चलें फिर आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन अगर हम देखें, तो यहाँ तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे कि फिलिंग डाटा सेट एंड बाइंडिंग टू टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। डाटा ग्रिड से तो हमने कर लिया बाइंडिंग, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स वाली रह गई है और यहाँ से ये पिक्चर बॉक्स रह गया। ठीक है, बाकी हमने कर लिए रिच टेक्स्ट बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन, कॉम्बो बॉक्स ये हम कर चुके हैं। तो जो चीज़ें रह गई हैं ये कर लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि हमने डाटा सेट फिल करके उसको टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स से बाइंड कैसे करना है। एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। एक प्रॉपर ऐप नहीं मैं बना रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेवल का नाम है डाटा सोर्स। कॉम्बो बॉक्स, इस कॉम्बो बॉक्स के साथ डाटा सेट कैसे बाइंड होगा? यूआई से, ये यहाँ पे मैंने जो लेबल लिखा है उसे पता लग रहा है कि मैं यूआई से सेट करूंगा। तो यूआई से कैसे सेट होगा? इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाएं। ये यहाँ पे हैं काफी सारी चीजें आपके काम की, जैसे डाटा सोर्स। डाटा सोर्स पे आए, ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स, यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें, डाटा सेट सेलेक्ट करें। ये यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पूछ रहा है, ये वाली नहीं है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग, स्टूडेंट्स डीबी वाली है। ठीक है, ये वाली है। अच्छा, यहाँ पे भी कनेक्शन स्ट्रिंग ये लिखी आदि होती है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये डेटाबेस से डाटा गेट करके लेके आएगा कि उसमें क्या टेबल ना है। तो मैं, ये स्टूडेंट का टेबल है, मैं यहाँ कहूँगा नेम सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में मैं इनमें से कोई एक फील्ड दिखा सकता हूँ। ग्रिड व्यू में तो मैं टेबल सेलेक्ट करता था क्योंकि मैंने पूरा टेबल दिखाना होता था। कॉम्बो बॉक्स में एक चीज दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा आ रहा है डाटा सोर्स। जब इसको रन करेंगे तो ये ठीक नहीं आ रहा, रो व्यू आ रहे हैं। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको क्या मसला है।
डिस्प्ले मेंबर नेम और वैल्यू मेंबर नेम। ठीक है, अब सही आ रहा है, ये नेम आ रहा है। मतलब मैंने पूरी रो तो वहां पे सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया था कि डिस्प्ले इनमें से कौन सा मेंबर करना है। यहाँ पर डिस्प्ले मेंबर अलग से लिखना जरूरी है, नेम। ठीक है, और वैल्यू मेंबर भी लिख दें तो अच्छी बात है, क्योंकि जब बैकएंड कोड में आप सेलेक्टेड वैल्यू गेट करेंगे तो ये वैल्यू गेट होगी जो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यूआई से डायरेक्टली बाइंड कैसे करना है। फॉर्म पे डबल क्लिक करें अगर हम, तो बैकएंड कोड खुलेगा, फॉर्म लोड का मेथड खुलेगा। उसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन हमें नजर आ रही है कि डाटा अडाप्टर उसने खुद बनाया, उससे डाटा सेट उसने खुद फिल किया। ठीक है, और बस कॉम्बो बॉक्स के साथ अटैच कर दिया, जस्ट लाइक ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू में भी अगर हम फ्रंट एंड से या यूआई से जब बाइंड करते थे डाटा सेट को, तो वो एक ही लाइन हमें कोड में दिखती थी अपने। ठीक है, आल्दो उसने और भी कोड बनाया होगा अपने पास। अब बैकएंड से सेट करके देखते हैं कि अगर बैकएंड से हम सेट करें तो क्या होगा, कैसे होगा। एक कॉम्बो बॉक्स लगा लिया मैंने। बैकएंड से सेट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा कंट्रोल हो चीज पे। ठीक है, हमारे पास डाटा सेट, डाटा अडाप्टर वगैरह हम अपने मर्जी से फिल करें, हमारे पास ज्यादा कोड का कंट्रोल हो। कुछ क्लास वेरिएबल्स बना लेंगे। डाटा अडाप्टर बनाएंगे। टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, कुछ फील्ड्स बना ली मैंने। फिर इस फॉर्म लोड पे मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, डेटा यानी इनिशियलाइज डाटा, लेकिन ये मेथड है ही नहीं, तो यहाँ पे ये मेथड भी बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना तो आपको अब याद होगी, अगर नहीं हुई तो हो जानी चाहिए। इसमें या तो क्यूरी जाती है या स्टोर प्रोसीजर भी जा सकता है। कमांड बिल्डर, यहाँ पे बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपडेट वगैरह तो आपने करना नहीं।
अपडेट वगैरह की कमांड्स तो चाहिए नहीं है। लेकिन इसकी अगर इसको हर बार आप बनाए तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये हो गया, इनिशियलाइज हो गया डाटा। ठीक है, फॉर्म लोड पे आपने इसको कॉल भी कर लिया, इनिशियलाइज तो हो गया सारा डाटा, डाटा सेट फिल हो गया। अब इसको कॉम्बो बॉक्स में अटैच करना है, दिस डॉट कॉम्बो बॉक्स, या यूं कह लेंगे बाइंड करना है। हमने देखा था कि फ्रंट एंड से भी हम डाटा सोर्स सेट करते थे, यहाँ पे भी यही करेंगे, डाटा सोर्स सेट करेंगे। इसमें से टेबल जो पहला है वो वाला अटैच कर देंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? फिर हमने देखा कि हमें एक और चीज भी करनी होती है, डिस्प्ले मेंबर सेट करना जरूरी है। तो डिस्प्ले मेंबर मैं सेट कर दूंगा, मैं कहूँगा डिस्प्ले मेंबर है नेम, वैल्यू मेंबर वो भी नेम रख देते हैं फिलहाल, आईडी भी रख सकते हैं। समझ आ रही है? किसी को आवाज ना आ रही हो या कोई मसला हो रहा हो? कोई स्टूडेंट जवाब दे सकता है? आज सब सो रहे हैं? अलीशा? क्लियर है सर, क्लियर है सर जी। अच्छा ठीक है। मोहम्मद कासिम, अम्मार? यस सर। गुड यार, आप जाग रहे होते हो। रन करें। नो इश्यू सर, आवाज आ रही है। चलें ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि बैकएंड से भी ये सेट हो गया। ठीक है, बैकएंड से भी ये सेट हो गया। ठीक है, सारे वैल्यूज जितनी भी टेबल में थी, नेम्स, वो सारे इधर से आ गए, इधर आ गए हमारे पास। ठीक है, सेट फ्रॉम एरो, ये मैंने क्यों किया? एक और आसान सा तरीका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इस पे हमने किया था कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए थे और यहाँ से डाटा सोर्स सेट किया था। यहाँ पे भी हम तीसरे वाले में ये काम कर सकते हैं। ये जो एरो छोटा सा दिख रहा है इसके ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे, यूज डाटा बाउंड आइटम्स, और यहाँ से भी डाटा सोर्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड वैल्यू कोई नहीं है फिलहाल, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे डाटा सेट और डाटा अडाप्टर वगैरह यहाँ पे जो हमने यूआई से बनाए हैं वो सब यहाँ पे ऐड हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कॉम्बो बॉक्स के साथ बाइंडिंग। अब सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी देख लेते हैं। इसको यहाँ से मल्टीलाइन भी कर सकते हैं। जब मल्टीलाइन करेंगे तो रीसाइज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये यहाँ पे डाटा बाइंडिंग्स, इसको खोलें, ये एडवांस के साथ ये 3 डॉट्स हैं, ये प्रेस करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, बाइंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि हम
सोर्स पहले बना चुके हैं, वही वाला सोर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सोर्स में आगे नेम सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, उसने बस एक नेम लिया और वो डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स तो नहीं है जहाँ पे लिस्ट जाती हो। ठीक है, डाटा ग्रिड भी नहीं है जहाँ पे पूरा टेबल जाता हो, पूरा डाटा सेट का डाटा टेबल जाता हो। कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट जाती है, तो इसलिए इसमें भी लिस्ट आ गई, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक वैल्यू सेट करते हैं आप। ठीक है, डॉट टेक्स्ट करके एक वैल्यू सेट करते हैं, तो एक वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। बैक एंड में जाएं। अच्छा, इनिट डाटा तो हमने कर लिया, डाटा इनिशियलाइज हो गया, डाटा सेट यानी कि फिल हो गया, उसी को यूज करते हैं। दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 है, डॉट डाटा बाइंडिंग्स डॉट ऐड। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है टेक्स्ट बॉक्स की, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट। ठीक है, क्यों टेक्स्ट होती है? कि जब हम दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखते हैं, डॉट टेक्स्ट लिखते हैं, तो फिर आगे आगे कोई भी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। यूं लिखते हैं ना, जब टेक्स्ट बॉक्स में बैकएंड कोड से कोई वैल्यू सेट करनी हो, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा टेक्स्ट डॉट मेरा डाटा सेट और उसके स्टूडेंट टेबल का नेम। ठीक है, उसमें भी फिर टॉप वाला जो भी आ रहा था वो दिखा दिया यहाँ पे, सिंपल एक नेम। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को आप मल्टी लाइन तो कर सकते हैं जैसा मैंने ये किया, लेकिन इसमें फिर आप इनपुट देते हुए मल्टी लाइन इंटर कर सकते हैं। बैकएंड से जब सेट करेंगे तो वो एक ही वैल्यू सेट होती है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट करके एक ही वैल्यू सेट होती है, इसलिए वो जो भी टॉप वैल्यू उसके पास आ रही है वो यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारा? सर हम डेटाबेस के मल्टीपल कॉलम्स को कॉम्बो बॉक्स में नहीं शो करवा सकते? नहीं, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में एक वैल्यू स्टोर डिस्प्ले होती है। कॉम्बो बॉक्स एक लिस्ट लेता है। ठीक है, ये देखें, ओके सर। ये लिस्ट ऑफ 1 वैल्यूज आती है यहाँ पे। मल्टीपल कॉलम आप कैसे शो कराएंगे जब एक ही कॉलम की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है? कंकैटिनेशन करके सर, एक ही मतलब रो में सारे हैं, अगर इस तरह हो सकते हैं? वो फिर आपको बैकएंड से खुद करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया है, ओके सर। ये यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, डिस्प्ले में मेंबर नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी कि 2 वैल्यूज को मैं ज्वाइन करके यहाँ पे दिखाऊं। बीच में डैश हो सकती है, कोमा हो सकता है, ये मुझे खुद से पीछे कोड करना पड़ेगा। सर कंकैटिनेशन के थ्रू कर सकते हैं? हाँ जी, कंकैटिनेशन के थ्रू आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सिंगल वैल्यू यहाँ पे आप डिस्प्ले करें। ठीक है, ये देखें आइटम्स कलेक्शन लेता है, कलेक्शन ऑफ 1, जो एक ही किस्म की किसी कलेक्शन लेता है, इंटीजर हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, कोई भी इस तरह की। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल वैल्यू शो करानी तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ग्रिड व्यू होता है। अच्छा, अब एक और चीज रह गई है, पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स कुछ लोगों ने असाइनमेंट में यूज भी किया है। ये एक पिक्चर बॉक्स है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल
एक कंपनी की मैंने ऐप बनाई, मैं उस कंपनी का लोगो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए पिक्चर बॉक्स मैं यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं चूज इमेज, और साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, साइज के डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैकएंड से आप देखें तो बैकएंड से कैसे होगा, अच्छा मैंने यहाँ पे इमेज रखी है, ई में एक इमेज रखी है flowers.jpg, मैं ये यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन करता हूँ, तो ये इमेज का कुछ हिस्सा सिर्फ आया है, जितना साइज का पिक्चर बॉक्स था सिर्फ वो इमेज का हिस्सा आया है, बाकी इमेज उसने ज़ाया कर दिया। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे इसका साइज भी सेट कर सकता हूँ, साइज मोड। क्योंकि अगर सिर्फ साइज सेट करेंगे तो जो पिक्चर बॉक्स है उसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। साइज मोड सेट करेंगे तो आप जो इमेज आ रही है उसका मोड सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑटो साइज है, सेंटर इमेज है, नॉर्मल है, स्ट्रेच इमेज है, जूम है। सबसे पहले चेक करते हैं ऑटो साइज से क्या होगा। ये देखिए, उसने इमेज के मुताबिक पिक्चर बॉक्स को ऑटो साइज कर दिया। ठीक है, तो ये तो सारी हमारी यूआई खराब कर देगा कि अगर इमेज डिफरेंट साइज की हुई तो फिर सेंटर इमेज करके देखते हैं। ठीक है, तो उसने इमेज का कुछ हिस्सा लिया, बस वो उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। नॉर्मल, नॉर्मल हम देख चुके हैं, इमेज का जो हिस्सा उसमें फिट आता था सिर्फ उसने वो डाला, बाकी ज़ाया कर दिए। ये डिफॉल्ट है नॉर्मल। स्ट्रेच इमेज, स्ट्रेच इमेज में उसने क्या किया, पूरी इमेज स्ट्रेच करके उसी पिक्चर बॉक्स में फिक्स करने की कोशिश की है। ठीक है, सारी इमेज इसमें डिस्प्ले होगी है। जूम, जूम में उसने ये किया कि पूरी इमेज की एस्पेक्ट रेशो भी सेम रखी है, जो भी एस्पेक्ट रेशो थी उसने सेम रखी है, और उसके मुताबिक जूम कर दिया इमेज को। ठीक है, जूम आउट करके दिखा दिया जितनी भी आ सकती थी। ठीक है, स्ट्रेच में ये करता कि इसको खींच लेता साइड से पिक्सल, और इमेज की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लंबे हो जाते हैं उसमें, फिर पिक्चर बॉक्स में फिट करता है वो उस इमेज को। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो खराब कर देता है। फिलहाल ये रख लेते हैं हम। ठीक है, अब उसको लंबा करके स्ट्रेच कर दिया, उस पिक्चर बॉक्स में फिक्स की है पूरी इमेज को, एस्पेक्ट रेशो खराब हो गई है। अच्छा, ये तो चलो लोगो हो गया, यहाँ पे साइड पे लोगो आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें हमें जैसे मैं किसी जगह जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे मुझे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर भी अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, एक पिक्चर बॉक्स लगा दिया, साथ में मैं लगा देता हूँ एक बटन। बटन को मैं कह देता हूँ अपलोड। ठीक है, इस बटन पे डबल क्लिक करूंगा, इसका इवेंट खुलेगा, क्लिक इवेंट, ओपन फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग ओपन करेंगे क्योंकि आप यूजर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फाइल डायलॉग से इमेज सेलेक्ट करें। ठीक है, जैसे ही वो अपलोड के बटन पे क्लिक करेगा तो वो इमेज सेलेक्ट कर सके। ठीक है, फिल्टर इज इक्वल टू, फिल्टर करना है ताकि वो इमेज बॉक्स में सिर्फ इमेजेस देख सकें। ठीक है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ वगैरह की फाइल सेलेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो फिल्टर लगा देता हूँ,
static.jpg, यानी कि नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन हो jpg, ठीक है। इसके अलावा मैं लगा सकता हूँ static.jpeg, ठीक है। फिर मैं लगा सकता हूँ static.gif, ठीक है। ये सब फिल्टर मैंने लगा दिए, या फिर इसको ये भी लगा सकते हैं और static.jpg एंड static.gif, ठीक है। ये फिल्टर बना दिया मैंने एक। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे कंडीशन, सेशन खत्म होने वाला है, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा फौरन, ठीक है। डायलॉग इज इक्वल टू, डायलॉग का रिजल्ट क्या आया, ओके, यानी कि जैसे उसने ओके दबाया तो फिर डायलॉग के रिजल्ट पे ये क्या करना है आपने, पिक्चर बॉक्स 2 जो मैंने बनाया है उसमें इमेज सेट करनी है, यानी कि उसको दिखाना है कि आपने ये इमेज सेलेक्ट की थी, प्रीव्यू दिखाना है उसको। न्यू बिटमैप, फाइल नेम, ठीक है। और उसी तरह रीसाइज, साइज का साइज मोड, साइज मोड में रख देता हूँ स्ट्रेच, ठीक है। रन करके देखते हैं क्या आता है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये खुल गया, ठीक है। ये हमारा फाइल डायलॉग है, ठीक है, जो हमने ओपन किया। यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज फाइल्स का फिल्टर आ रहा है, ठीक है, कि सिर्फ यही वाली आप फाइल्स देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कोई पीडीएफ वगैरह नहीं होगी। ये फिल्टर मैंने जो बनाया था वो है। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा तो ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी यूजर को, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली मैंने बटन के इवेंट पे इमेज को डिस्प्ले किया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यूजर फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि यूजर जब अप्लाई करे तो उसकी इमेज स्टोर भी हो, ठीक है। जाहिर है मैंने स्टोर करनी है, बाद में अगर उसको इंटरव्यू के लिए लेटर वगैरह भेजनी है या किसी भी किस्म का कोई काम करना है तो वो इमेजेस मेरे पास स्टोर भी होनी चाहिए। तो इमेज स्टोर भी कर लेंगे यहाँ पे हम, पिक्चर बॉक्स 2 डॉट इमेज डॉट सेव, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, सेव में आपको पाथ देना पड़ेगा। मैं ई में स्टोर कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसका नाम रख देता हूँ new.jpg, ठीक है। ये ऐड क्यों लगाया, कोई बता सकता है? मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, कोई नहीं बता सकता। ये एस्केप करने के लिए है कि अगर इस तरह के कोई स्लैश वगैरह आए तो उसको वह एस्केप कर दे, वरना अदरवाइज वो एरर देता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स में जब स्लैश और इस तरह के कोई सिंबल्स आते हैं तो वो एरर देता है, तो इनको एस्केप करने के लिए हम यहाँ पे ऐड लगा देते हैं। ये यूजली हम तब करते हैं जब हमने कोई पाथ देना हो, ठीक है, कोई यूआरएल देना हो या पाथ देना हो, ठीक है, तब ये हम नॉर्मली काम करते हैं। फिर मैं इसकी टाइप भी बता दूंगा कि ये फाइल किस टाइप की है, इमेज फॉर्मेट डॉट जेपीजी। ये काफी लंबा पाथ है। सिस्टम की नेम स्पेस में ड्राइंग डॉट इमेजिंग डॉट इमेज फॉर्मेट एक enum है, ठीक है। enum आप लोगों को पता है क्या चीज होती है, enum है, उसमें jpeg, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शंस है हमारे पास, GIF है, TIFF है और भी PNG है, ठीक है, और भी हमारे पास ऑप्शन है। मैं JPG में स्टोर कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू नाम की कोई इमेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इमेज है फ्लावर्स। मैं इसको रन करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करूंगा, फ्लावर्स की इमेज लूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसी बटन के इवेंट पे ही मैंने ये इमेज सेव भी की थी,
ई ड्राइव में न्यू डॉट जेपीजी के नाम से। तो यहाँ पे मैं जाके देख लेता हूँ, न्यू डॉट जेपीजी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम इमेज। तो इस तरीके से हम किसी भी अपलोड की हुई इमेज को हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जब आप स्टोर करेंगे तो डेटाबेस में हमारी डाटा टाइप होती है ब्लॉब। आपने कॉलम की डाटा टाइप ब्लॉब रखनी है। ठीक है, BLOB। ठीक है, ब्लॉब डाटा टाइप रख के फिर उसमें इमेज आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक मेरे पास बटन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें विजुअल स्टूडियो में, इस विजुअल स्टूडियो में जैसे मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो ऊपर मेन्यूज के नीचे एक एक करेक्टर के नीचे अंडरलाइन आता है। F के नीचे आ रहा है फाइल के लिए, ई के नीचे आ रहा है एडिट मेन्यू के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब मैं F दबाऊंगा तो फाइल मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, दोबारा आल्ट दबाऊंगा, फिर उसके बाद अगर P दबाऊंगा तो प्रोजेक्ट का मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, अगर ये चीज आपने अपनी एप्लीकेशन में करनी हो तो आप कैसे करेंगे? इस बटन की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें जिस भी करेक्टर को आपने अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं यू को ही करना चाहता हूँ तो इससे पहले एंड लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जब मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तब आता है। ये देखिए, मैंने आल्ट प्रेस किया तो यू अंडरलाइन हो गया। ठीक है, आल्ट प्रेस करके यू दबाने से अंडरलाइन तो हो गया लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। यू दबाने से ये बटन पे फोकस नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। फॉर्म पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में आए, यहाँ पे ये MISC मिस्क के अंदर होगा की प्रीव्यू, उसको कर देते हैं ट्रू। ठीक है, अब मैं दबाता हूँ आल्ट के साथ यू तो वो फौरन प्रेस हो जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किस लाइन पे है? यहाँ पे इसको एक्सेप्शंस को भी रीड करना सीखें। ये हमारे डाटा बिल्डर ऐप के फॉर्म के बटन क्लिक पे आइए, क्योंकि मैंने फाइल ऑफ कोर्स फाइल सेलेक्ट नहीं की इसलिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करूंगा इस जगह पे कि अगर फाइल सेलेक्ट नहीं की तो फाइल नल है, तो फिर इन दैट केस क्या करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आप इस चीज को देखें कि आल्ट दबाने से ये यू अंडरलाइन हो जाता है और जैसे ही मैं यू दबाता हूं तो ये ओपन होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई? इसमें कोई सवाल हो किसी का? कोड को देख लें और बताएं कोई सवाल है अगर। कोई सवाल नहीं है, चलें जी। अगर कोर्स आउटलाइन आप देखें तो हमने लेक्चर 13 वाली सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म कर ली हैं। यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया। कोर्स आउटलाइन गूगल क्लासरूम पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे XML और MDI पेरेंट फॉर्म। ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं।
एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसके लिए मुझे कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, क्योंकि मुझे इसमें कोई विंडोज फॉर्म की जरूरत नहीं है, यूआई नहीं मैं कोई दिखा रहा। ठीक है, ठीक है, सेशन खत्म हो रहा है। इसके नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि XML होती क्या है और उसको आप राइट या रीड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कैसे करते हैं XML में। ठीक है, लेकिन जल्दी से आपने ज्वाइन करना नेक्स्ट सेशन।